जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के संपादकीय में। तो आज द हिंदू के जो दो लीड आर्टिकल्स आए हुए हैं एडिटोरियल में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहला जो एडिटोरियल है वो प्लेइंग हाइड एंड सीक ऑन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी कि जो अभी हाल ही में वीबी जी राम जी बिल और जिसको मनरेगा को जिसने रिप्लेस कर दिया, उसके बारे में बात करता है। ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड है। एंड जो आपका दूसरा मेन लीड एडिटोरियल है हिंदू का, वो है इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट गैप। तो ये अगेन आपका पॉलिसी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। GS1 और GS2 दोनों ही पेपर्स के लिए जो है यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 1 के लिए एंड GS पेपर 2 के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दोनों ही एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले संपादकीय में जो आपका लीड आर्टिकल है, प्लेइंग हाइड एंड सीक ऑन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो इसके बारे में ऑथर जो है वो क्या कहते हैं, इस पे चलने से पहले क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि ऑथर जो है वो स्वयं है कौन। तो देखिए, आर्टिकल कहता है कि जॉन ड्रीज जो है, शॉन ड्रीज जैसे भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, वो एक विजिटिंग प्रोफेसर है एट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, रांची यूनिवर्सिटी। बट मैं थोड़ा सा इसमें जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो जानने को मिला कि गूगल पे एक प्रॉप आया कि हु इज इकोनॉमिस्ट बिहाइंड मनरेगा, क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो विकसित भारत जी राम जी एक्ट जिसने मनरेगा को रिप्लेस किया उसके बारे में बात करता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है कोइंसिडेंस निकल के आया कि जो मनरेगा के पीछे मेन इकोनॉमिस्ट हैं उसके नाम पे तौर पे इन्हीं का नाम जो है वो गूगल पे निकल के आता है कि पीपल ऑल्सो आस्क फॉर। सो ये एक बेल्जियन बॉर्न जो है या बेल्जियन इकोनॉमिस्ट हैं जो बतौर एक वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं वो काम करते आए हैं भारत में सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो टेक दिस आर्टिकल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें जो है क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल जो है ओपिनियन ज्यादा है। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओपनिंग रिमार्क्स जो दिए जाते हैं ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में, वो ओपनिंग रिमार्क्स जो है दे डील विद कि भारत जो ये वीबी जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, यानी कि रोजगार को आप अगर कहें तो ये क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट है ना। और क्या होता है, रोजगार इज एम्प्लॉयमेंट। और जो ये आजीविका है, अगर नहीं पता हमारी इंग्लिश ऑडियंस को, सो आजीविका बेसिकली इज नथिंग बट इट इज लाइवलीहुड, इट इज लाइवलीहुड। सो बेसिकली यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऑडली नेम्ड, ऑथर बोलते हैं कि ऑडली नेम्ड है ये वीबी जी राम जी एक्ट, इसने अच्छा खासा क्रिटिसिज्म जो है रिसेंट वीक्स में अट्रैक्ट किया है। अब ये पता नहीं क्यों इनको ऑड लगा, बट अदरवाइज जो है ये जैसे मनरेगा में मोहनदास करमचंद गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वहां भी एम्प्लॉयमेंट वर्ड ही यूज किया गया था। यहाँ पे साथ में इन्होंने आजीविका यानी लाइवलीहुड जो है उसको ऐड किया है। फर्दर ये कहते हैं कि फ्यू कमेंटेटर्स ने इसको डिफेंड किया है, अधिकतर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं एंड स्टिल इनके आर्गुमेंट जो है वो वर्थ कंसिडरिंग है। तो मतलब ये समझ के चलो कि इसमें थोड़ा आपको जो है प्रोज एंड कॉन्स या एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वीबी जी राम जी रिप्लेसिंग मनरेगा जो है वो दिखाई पड़ते हैं। फर्दर ऑथर कहते हैं ओपनिंग रिमार्क्स में ही कि यूनियन मिनिस्टर को कोट किया जाता है फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो आर्टिकल कहता है कि सेम गारंटी जो है वीबी जी राम जी प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक मनरेगा, और एक एनहांस्ड एंटाइटलमेंट देता है 125 दिन की एज कंपेयर टू 100 दिन जो देता था मनरेगा। तो मतलब यहाँ पे एडिशनल 25 डेज जो हैं वो एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। हालांकि ऑथर जो है वो कहते हैं, वो इस पोजीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहते हैं कि एज अदर्स हैव ऑलरेडी पॉइंटेड कि ये जो क्लेम है ये ओवरलुक करता है, अगर हम यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट के क्लेम की बात करें, कि ये क्लेम जो है इनके द्वारा ये ओवरलुक करता है एक स्विच ऑफ प्रोविजन को जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 में है एक्ट के, कौन से एक्ट के, वीबी जी राम जी एक्ट के, जो क्या स्टेट करता है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी अप्लाई करती है इन सच रूरल एरिया जहां पे स्टेट जो है एज मे बी नोटिफाइड, सॉरी, इन सच रूरल एरिया किसी भी राज्य में जैसा कि नोटिफाई किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके चलते ये कह रहे हैं कि ये जो 125 दिन है ये कोई खास चीज रह नहीं जाती, क्योंकि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा कि कितना वो नोटिफाई करती है। एक बात। दूसरी बात ऑथर कहते हैं कि देखो, इंडीड ऑलरेडी जो है कुछ क्षेत्र, कुछ राज्य जो हैं वो 125 दिन की गारंटी मनरेगा के अंदर दे ही रहे थे, तो वीबी जी राम जी से मनरेगा को रिप्लेस करने का क्या मतलब बनता है। तो ये पहला सवाल उठाते हैं। फिर आगे फर्दर ऑथर आर्ग्यू करते हैं द डिसएंटाइटलमेंट सागा। मतलब ये कहते हैं कि देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने कहा कि एक और जो कोई खास प्रोविजन नहीं था, इसका कोई यूज नहीं था, उसको रिमूव कर दिया गया, रिमूवल ऑफ अर्लियर डिसएंटाइटलमेंट प्रोविजंस इन मनरेगा।
तो ऑथर कहते हैं कि बाय, इसमें देखो ये डिसएंटाइटलमेंट क्या है कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है मिस्टर ए, इन्होंने जो है रोजगार की डिमांड करी मनरेगा के अंदर, और जब इनको रोजगार ऑफर किया गया तो इन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया, इन्होंने उसको लिया नहीं, इस उम्मीद में कि ये क्लेम कर सकें कि इनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें ना प्रावधान ये था कि अगर सरकार किसी भी व्यक्ति को जो काम मांग रहा है अगर काम मुहैया कराने में असक्षम होती है तो उस केस में, क्योंकि आप उसको काम तो दे नहीं पाए, काम जो है दिलवाना वो एक्ट के तहत एक लीगल ऑब्लिगेशन था, आपकी मन मर्जी तो चल नहीं सकती थी, तो वहां पे आप उसको बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो जो है वो उसके दिमाग में ऐसी खुराफात आती है कि चलो ठीक है काम भी ना करना पड़े और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्लेम करके सरकार से पैसा ले लेते हैं, तो वो डिक्लाइन कर दे और बोले कि जी मुझे देखो 15 दिन हो गए मांगते हुए काम, मुझे काम जो है वो मिला नहीं और मुझे आप क्या करो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दे दो। तो ऐसे फ्रिवलस यानी ऐसे जो है धोखा देने वाले मतलब धोखेबाजी वाले ऐसे चीज को रोकने के लिए जो है ये यहाँ पे डिसएंटाइटलमेंट प्रोविजन जो है वो मनरेगा में एक इन्होंने डाला था। तो ऑथर कहते हैं कि बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो ऐसी फ्रिवलस यानी जो गलत एप्लीकेशन है, एक प्रोविजन को डाला गया था, ठीक है, जिसके चलते उसको वहां पे वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, क्योंकि उसको काम मुहैया कराया गया था लेकिन उसने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। फिर ऑथर कहते हैं कि हालांकि ये एक वीक प्रोटेक्शन था अगेंस्ट फ्रिवलस वर्क एप्लीकेशंस, बट इट डज नॉट हार्म एनीवन और इट डज नॉट डू एनी हार्म, कि ये नुकसान नहीं करता है। दूसरा ये कहते हैं कि एज इट टर्न्स आउट फ्रिवलस वर्क एप्लीकेशन जो है दे आर एन इमेजिनरी प्रॉब्लम, मतलब ऑथर के हिसाब से ऐसे लोग नहीं हैं या ऐसे लोग जीरो हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि देखो ये ना इमेजिनरी है, ये सिर्फ आप ऐसा ना आप सिर्फ अपनी ख्वाबों में देख रहे हो, इमेजिन ही कर रहे हो सिर्फ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और इट हैज नेवर अरिजन, ये ऐसी कोई दिक्कत जो है कभी भी नहीं आई इन अ सीरियस वे इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो फिर तो देखो इनका जो एक तरीके से ये आर्गुमेंट है अपने आप ही डिफीट हो जाता है। मतलब अगर हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पे विश्लेषण करें, एनालिसिस करें कि चलो फिर तो ठीक है ना, फिर इसको ड्रॉप ही कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया वीबी जी राम जी में से। चलिए फर्दर देखते हैं क्या कहते हैं ऑथर। अब देखिए ये कहते हैं कि फंडिंग के ऊपर बात करते हैं, नॉर्मेटिव फंडिंग। देखो पहले इसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं कि मनरेगा में जो फंडिंग थी वो क्या थी, वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से की जाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी के सिर सारा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पड़ता था। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को पैसा देती थी एक्ट को लागू करने के लिए, जितनी वहां से स्टेट्स की तरफ से क्या आती थी, डिमांड। सेंटर ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे ऊपर ही कंप्लीट बर्डन क्यों पड़े, स्टेट्स जो हैं उनको भी थोड़ा पैसा जो है इसमें डालना चाहिए, कि स्टेट्स आल्सो मस्ट कंट्रीब्यूट। तो सेंटर ने क्या कर दिया, फंडिंग में जो है शेयरिंग कर दी। शेयरिंग का मतलब कि भाई कुछ पैसा जो है वो सेंटर देगा, ठीक है, कुछ पैसा जो है वो सेंटर देगा और कुछ पैसा जो है वो राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड से डालेगी, जिसमें अधिकतर राज्यों के लिए जो है वो है 60-40 का डिवीजन, 60% सेंटर 40% स्टेट। जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, हिली स्टेट्स हैं, उनके लिए 90-10 है, ठीक है। जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो 90% जो है वो सेंटर करेगा, 10% जो है वो स्टेट करेगा, क्योंकि इन हिली स्टेट्स के पास जो अपना खुद का राजस्व होता है, अपना खुद का पैसा होता है, वो थोड़ा कम मोबिलाइज करने का चांस होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे नॉर्मेटिव फंडिंग जो है वो ऐड करी। और दूसरा सेंटर ने कहा कि अगर हम देखो ये नॉर्मेटिव फंडिंग डिसाइड कौन करेगा, सेंटर, कि नॉर्मेटिव फंडिंग का मतलब क्या होगा कि सेंटर कितना पैसा जो है वो स्टेट को देगा। अब इस नॉर्मेटिव फंडिंग के ऊपर अगर स्टेट इससे ऊपर जाके भी खर्चा करती है तो वो स्टेट खुद फाइनेंस कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटर का स्टैंड है, ठीक है। अब देखो ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने आर्टिकल में कोट किया है ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि अभी पास्ट में इन्होंने ये जो ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं एसबीआई के, इन्होंने कहा कि शिफ्ट टू नॉर्मेटिव फंडिंग एज अपोज टू एन आर्केइक डिमांड ड्रिवन अप्रोच। आर्केइक का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि पुरानी, या कह लो जैसे आजादी से पहले का अप्रोच, आर्केइक अप्रोच, पुराना अप्रोच, या अंग्रेजों के समय का अप्रोच, ठीक है, कि उस समय का जैसे डिमांड ड्रिवन अप्रोच से शिफ्ट कर रहे हैं टू नॉर्मेटिव फंडिंग, जो एक अच्छा बात है या जो एक पॉजिटिव बात है वीबी जी राम जी का ओवर मनरेगा। तो ऑथर कहते हैं कि देखो ये जो पोजीशन ली गई है बाय
दिस ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एट एसबीआई, ये कह रहे हैं कि देखो प्रिटेंस है यहाँ पे, प्रिटेंस मतलब दिखावा है वीबी जीराम जी की तरफ से कि ये प्रिजर्व करता है प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसको क्वाइटली अबैंडन कर दिया। कैसे कि जब भाई फंडिंग डिमांड ड्रिवन थी, मतलब डिमांड ड्रिवन है होगी, तभी तो आप एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहे हो कि जितने लोग काम मांग रहे हैं उतनों के लिए आप पैसा जो है यहाँ पे मुहैया करा रहे हो। इंस्टेड अजम्पशन यहाँ पे क्या लिया गया, ऑथर जो कहते हैं कि मोस्ट स्टेट्स विल नॉट स्पेंड बियॉन्ड द नॉर्मेटिव एलोकेशन डिटरमिन्ड बाय द सेंटर। फिर ऑथर कहते हैं कि देखो ये है तो सेंसिबल अजम्पशन, द नॉर्मेटिव एलोकेशंस आर लाइकली टू बिकम डी फैक्टो बजट कैप्स। डी फैक्टो का मतलब कि ऑटोमेटिकली ये इतनी, अगर मान लो 100 रुपए एलोकेट हुए हैं कि सेंटर 100 रुपए देगा, तो भाई उतनी बजट कैप बन जाएगी, उतना ही पैसा जो है बजट में आएगा। जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो वीबी जीराम जी में प्रावधान है कि शेयरिंग है, स्टेट अगर नॉर्मेटिव फंडिंग से ऊपर जाके पैसा खर्च करता है तो स्टेट अपनी जेब से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। बट ऑथर जो है उस चीज को यहाँ पे नहीं करते हैं, बट इतनी बात जो है वहां पे वो अग्री करते हैं। फर्दर इसी नॉर्मेटिव फंडिंग में आगे ऑथर कहते हैं कि देखो जो एडवोकेट हैं, जो सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसे जिन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए लोगों ने जो सपोर्ट करते हैं नॉर्मेटिव फंडिंग को, वो कहते हैं कि दे मेक अ वर्च्यू ऑफ दीज बजट कैप्स। वर्च्यू मतलब कि वो उस चीज को पॉजिटिव लाइट में दिखाते हैं कि ये एक अच्छी चीज है, कि ये क्लेम करते हैं नॉर्मेटिव फंडिंग के सपोर्टर्स कि इट विल हेल्प एंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर अक्रॉस द स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जैसे मान लो भारत सरकार यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही थी, पहले जो ये मोहनदास नरेगा था, ठीक है, इसके तहत जैसे मान लो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, सबको जो है गवर्नमेंट केंद्र जो है वो पैसा दे रहा था। तो आर्टिकल में ऑथर कहते हैं कि देखो ये जो सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्मेटिव फंडिंग को, वो मान के चलेंगे कि हाँ ये तो अच्छा हो जाएगा कि अब जो है जैसे मान लो बिहार को ज्यादा जरूरत है, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, तो इनको हो सकता है रैशनलाइज किया जाए कि नॉर्मेटिव फंडिंग जो डिसाइड करे केंद्र वो इनको थोड़ा ज्यादा दे एज कंपेयर टू जो ज्यादा थोड़े डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात का नाम लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे महाराष्ट्र का नाम लिख देते हैं, राइट, कि इनको थोड़ा कम दे, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके विपरीत ऑथर कहते हैं कि देखो इसी से कंसर्न जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम एन अलेजेड इम्बैलेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन फेवर ऑफ बेटर ऑफ स्टेट्स। मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑथर ये कहते हैं कि देखो कोई स्टेटिस्टिकल कोरिलेशन नहीं है। स्टेटिस्टिकल कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, नंबर्स, मतलब हार्ड जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से कोई कोरिलेशन नहीं निकलता बिटवीन मनरेगा एम्प्लॉयमेंट एंड बेसलाइन पॉवर्टी या फिर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे बात निकल के आती है कि मनरेगा के चलते जिन लोगों को काम मिला, जॉब्स मिली, और जो पॉवर्टी में उसका इम्पैक्ट या पर कैपिटा जो खर्चा कर पा रहे हैं, कि भाई देखो पर कैपिटा का मतलब क्या हुआ कि जितना पर हाउस होल्ड, पर इंडिविजुअल, पर पर्सन कितना खर्चा कर पा रहा है कोई व्यक्ति। तो अगर मनरेगा में जॉब उसको मिल रही है तो उसके हाथ में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वो पॉवर्टी से बाहर निकलेगा, पैसा आएगा तो वो पर कैपिटा कुछ एक्सपेंडिचर भी करेगा। पर ये कह रहे हैं कि कोई स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। फर्दर क्या कहते हैं कि हाई लेवल्स एंड लो लेवल्स दोनों ही, मतलब देखो ऑथर की पोजीशन क्या है यहाँ पे कि जहां पे हमें देखने को मिलता है हाई लेवल ऑफ पर हाउस होल्ड मनरेगा एम्प्लॉयमेंट, कि जहां पे ज्यादा मनरेगा में जॉब्स दी गई लोगों को, उसमें दोनों तरीके के स्टेट्स आते हैं, पुअर स्टेट्स भी आते हैं, एग्जांपल देते हैं वो छत्तीसगढ़ का, एंड थोड़े बेटर ऑफ वेल ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं वो तमिलनाडु का। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि देखो ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे लो लेवल्स हैं मनरेगा एम्प्लॉयमेंट के। अब इसमें भी वो कहते हैं दोनों स्टेट्स हैं, पुअर भी हैं एज वेल एज बेटर ऑफ भी हैं। एग्जांपल देते हैं पुअर का वो कहते हैं बिहार, और वेल ऑफ का वो देते हैं गुजरात, ठीक है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट जहां पे मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको, अगर हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें कि ये तो फिर बेटर ऑफ है ना कि यार नॉर्मेटिव फंडिंग कर दी, सेंटर ये डिसाइड कर ले कि हाँ किस स्टेट को वो कितना पैसा देना चाहता है, बाकी स्टेट अपनी खुद की जेब से डाल ले। वैसे भी आप जो है फिजिकल फेडरलिज्म की बात करते हो। ऑलराइट, चलो वापस आते हैं। फिर देखो फर्दर क्या कहते हैं ऑथर कि ऑफ कोर्स वन माइट स्टिल विश कि एक ना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आए। वन माइट स्टिल विश के मतलब ऐसा ना, वो कह रहे हैं कि आप ऐसी उम्मीद हो सकता है करो कि बड़े स्ट्रांगली, हाँ हम ऐसा चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आए। किस किस के बीच में? एक तो गरीबी के बीच में और मनरेगा की एम्प्लॉयमेंट के बीच में, कि अगर मनरेगा की एम्प्लॉयमेंट ऊपर जाए तो डेफिनेटली जो है एब्जेक्ट या बेसलाइन पॉवर्टी जो है वो क्या हो, रिड्यूस हो।
तो वो कहते हैं इट वुड बी सर्टनली बी यूजफुल अगर पुअर स्टेट्स जैसे बिहार है या झारखंड है वो अकाउंट करें फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ मनरेगा एम्प्लॉयमेंट और उसका एक्सपेंडिचर, कि मनरेगा में बिहार को झारखंड को ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा खर्चा करें और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। बट द इम्पोजिशन ऑफ बजट कैप, मतलब ये वापस आते हैं अपनी इस नॉर्मेटिव फंडिंग वाली बात पे, ये जो हम बात कर रहे हैं। एंड कॉस्ट शेयरिंग इज हार्डली गोइंग टू हेल्प देम, कि ये बजट कैप और कॉस्ट शेयरिंग जो है उनको मदद नहीं करेगा। अब ये देखो, ये मुझे ऐसा लगता है ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये ऑथर है ना बेल्जियन इकोनॉमिस्ट, ये यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। क्यों भाई, आपको कैसे पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कल को कितना जो है नॉर्मेटिव फंडिंग में पैसा उनको देती है ना। और इंस्टेड ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि बेटर अप्रोच क्या होती, टू रेज मनरेगा वेज रेट्स इन पुअर स्टेट्स दैट इज लॉन्ग ओवरड्यू, कि आप ये करते तो मतलब जो बेटर ऑफ स्टेट्स हैं उनको तो पैसा देते ही रहो, उनको तो पैसा देते ही रहो, और जो ये पुअर स्टेट्स हैं इनका पैसा और थोड़ा बढ़ा दो। मतलब एक तरीके से सेंटर के ऊपर कह लो, और जो एक्सपेंडिचर का बर्डन है वो ये कहते हैं कि इंक्रीज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में। चलो इसका फटाफट एक स्निपेट दिखाता हूं। हमने ऑलरेडी वैसे जीराम जी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, उसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीबी जीराम जी के सारे प्रावधान जानने हैं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक है उस वीडियो का, राइट, जहां पे हमने वीबी जीराम जी एक्ट को डिस्कस किया। अच्छा, उसका सिर्फ मैं यहाँ पे आपको फंड शेयरिंग पैटर्न जो है वो दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो नॉर्मेटिव एलोकेशन की बात की गई है, थोड़ा सा डिटोर ले रहे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें देखो साफ साफ लिखा है, विल डिटरमिन स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, हर वित्तीय वर्ष के लिए। जैसे अभी क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू होगा, तो उसके लिए नॉर्मेटिव एलोकेशन हर एक स्टेट को कितना जाएगा केंद्र की तरफ से वो डिसाइड किया जाएगा। Parameters for these allocation will be prescribed by the central government under rules, and state government will bear any expenditure incurred in excess of this allocation। मतलब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लगा कि यार देखो तमिलनाडु को उतनी जरूरत नहीं है, तमिलनाडु को देते हैं 50 रुपए शायद, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि यहाँ तमिलनाडु को देते हैं 50 रुपए, लेकिन जैसे बिहार है, मान लो कि बिहार को चलो एक काम करते हैं, लेट्स गिव देम 150 रुपीज, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके बाद भी अगर मान लो बिहार को लगता है कि यार ये पैसा हो सकता है कम पड़ रहा हो, तो थोड़ा बहुत पैसा बिहार अपने खुद की पॉकेट से डाल लेगा। एंड तमिलनाडु जो एक डेवलप्ड स्टेट है, अगर उसको भी लगता है कि हाँ और मुझे पैसा डालने की जरूरत है, तो भाई तो आप तो डेवलप्ड स्टेट हो, आपके पास तो पैसा वैसे रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो आप इसमें अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। सो दैट इज द फंड शेयरिंग पैटर्न। मतलब एक तरीके से ना इसको ऐसे भी देख के चलो, इसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, कि जब आप अपना पैसा डालते हो ना तो उसमें आपकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको लगता है यार पैसा डाला इसमें कुछ हुआ भी है, केंद्र से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, कोई जवाबदेही स्टेट की थोड़ी है, क्योंकि स्टेट के सिर थोड़ी पड़ रहा है वो फिजिकल बर्डन। गेटिंग द पॉइंट। चलो फर्दर ऑथर क्या कहते हैं अभी इसी नॉर्मेटिव फंडिंग वाले के ऊपर, कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के बारे में कहते हैं ये एक अच्छा बोल्ड आइडिया है जो भारत के लिए भी और दुनिया के लिए जो है इट होल्ड्स वेरी मच प्रॉमिस, ठीक है, कि रोजगार तो जनरेट करना ही है। फिर ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे कोई भी चीज सरप्राइजिंग नहीं है, नथिंग सरप्राइजिंग इन द फैक्ट कि भारत के कुछ जो बेटर गवर्नड स्टेट्स हैं, अब कौन से हैं ये इन्होंने नहीं बताया, दे आर मेकिंग मोर इफेक्टिव यूज ऑफ मनरेगा देन द रेस्ट। फिर ये चले जाते हैं साउथ इंडिया के तरफ से एक आर्गुमेंट पेश करने, जहां ये कहते हैं कि मेनी सोशल प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑथर नहीं कहा है कि स्कूल मील्स प्रोग्राम या मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम्स, वो जो है दक्षिण भारत में शुरू हुए और ग्रेजुअली उनको पूरे भारत में एक्सटेंड कर दिया गया। तो अगर ये फिर ऑथर फर्दर इसी आर्गुमेंट को स्ट्रेच करके लेके जाते हैं मनरेगा पे, ठीक है, कि अगर मनरेगा जो है वो बेटर कर रहा है साउथ में फॉर द टाइम बीइंग, तो देयर इज नो रीजन टू प्रेस द पैनिक बटन एंड स्लैप बजट कैप्स, ठीक है। अभी वापस इसमें देखो वही वाला पोजीशन आ गया कि भाई स्टेट जो है वो अपने खुद के जेब से डाल सकता है पैसा, और अगर वो रिलेटिवली अच्छा कर रहा है तो ठीक है, उसके पास इट हैज दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली देखो ये इस बात को भी हम चेक करते हैं, आफ्टर ऑल वो कहते हैं मनरेगा का बजट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, इट इज बेयरली 0.25% ऑफ इंडिया जीडीपी एज थिंग्स स्टैंड। भाई आप किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, आप किसी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम की बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि 0.25% जो है वो बेयरली, इट इज जस्ट बेयरली। मैं आपको यहाँ पे दिखाओ, ये देखो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में मैंने ऐड किया है, आई जस्ट टर्न्ड आउट टू द फिगर्स, कि अगर हम अभी देखें कि नॉमिनल जीडीपी जो है हमारा, उसका अगर 0.25% देखते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 9,000 करोड़,
9,000 करोड़ भारत जैसे एक विकासशील देश में कब से बेयरली एक अमाउंट हो गया 9,000 करोड़ जो है मेरे हिसाब से तो, है ना? आप इस पे कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि 9,000 करोड़ रुपए कम पैसा तो नहीं है, राइट? चलिए फर्दर फिर लास्ट में इसको जो तीसरा और आखिरी सेगमेंट आता है कि ऑथर कहते हैं कि कुछ ना स्ट्रे आर्ग्यूमेंट्स भी इसमें दिए गए हैं वीबी जीराम जी के सपोर्ट में, जैसे कि इट विल एलिमिनेट करप्शन। फिर ऑथर पूछते हैं भाई कैसे, तो यूज ऑफ एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें कहते हैं कि भाई ये तो पर ऑलरेडी मनरेगा कर रहा था, ठीक है, एंड इनफैक्ट मनरेगा कर नहीं रहा था, मनरेगा बहुत वाइल्डली कर रहा था, यूज विद अबैंडन, मतलब बहुत ही धड़ल्ले से। और इसी टेक्नोलॉजी के चलते कुछ वर्कर्स के राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, वो भी अंडरमाइन हुए हैं, एंड जिसके चलते उनका इंटरेस्ट मनरेगा में कम भी हुआ है। ऑफन करप्शन को भी बढ़ावा मिला है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। जैसे देखो, आज का नहीं, कल का नहीं, 2017, मतलब हम 2026 में बैठे हैं, ये 9 साल पुराना एग्जांपल लेके आते हैं कि जहां पे कहते हैं कि वर्कर्स बिकेम फेड अप विद टेक्निकल ग्लिच, जहां पे उनकी वेजेस वर डाइवर्टेड टू एयरटेल वॉलेट्स एज हैपेंड इन 2017। सो इट इज टेम्पटिंग फॉर देम कि वो काम करना बंद करके जो है रूल्स के हिसाब से ना करके कोऑपरेट करें करप्ट मिडलमैन के साथ, जो साइफन ऑफ करके उनके फंड्स जो हैं वो दिलवा पाए, ठीक है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी में ग्लिच नहीं हो सकता, लेकिन रादर के हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, आप उसको अबैंडन करने की बात तो नहीं कर सकते, राइट? ये भी थोड़ा साथ में समझने की जरूरत है। सो ऑथर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दीज फेलियर्स, वीबी जीराम जी परपेचुएट्स ब्लाइंड फेथ इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये ब्लाइंड फेथ क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर मनरेगा में वो चीज जो है काम नहीं कर रही थी ठीक से, उसको इम्प्रूव किया जाए और ऑब्वियसली अगले एक्ट में उसको जो है ऐड किया जाए, ठीक है। फिर फर्दर वो कहते हैं कि डिलेड वेजेस जो है वर अमंग द मोस्ट कोरोसिव फेलियर्स ऑफ मनरेगा, जिससे अंडरमाइन हुआ है ट्रस्ट इन द सिस्टम। कि इसमें तो आपने देखा होगा कि कई दफा जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो है फटकार लगाई है सरकार को कि क्यों इतना डिले किया जा रहा है, और कई बार द हिंदू में ही एडिटोरियल्स आए हैं कि भाई बहुत ज्यादा डिलेड मिले हैं वेजेस लोगों को। तो वीबी जीराम जी एड्रेस करता है इसको हेड ऑन बाय मैंडेटिंग वीकली वेज पेमेंट्स विद एन आउटर लिमिट ऑफ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब ऑथर कहते हैं कि ये जो हेड ऑन प्रोविजन जिसको लेके आप वीबी जीराम जी की इतनी तारीफ करते हो, ठीक है, इनमें इसमें भी इन्होंने आई थिंक किसी को कोट किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को कोट किया कहते हुए, जो सपोर्ट में बोलते थे वीबी जीराम जी के, रूलिंग पार्टी के। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने मनरेगा से कॉपी किया है, राइट। और इन्होंने क्लेम किया कि सेक्शन 20 जो है वीबी जीराम जी का एक्ट का, ये स्ट्रेंथ करता है सोशल ऑडिट को, मतलब कि इन्होंने, यही पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने। तो ऑथर कहते हैं कि ये सिर्फ जो है इट इज आइडेंटिकल टू सेक्शन 17 ऑफ मनरेगा, जिसके अंदर आप क्या है सोशल ऑडिट की बात ऑलरेडी मनरेगा में करते हो, ठीक है। तो ये फर्दर यहाँ पे कहते हैं कि इसीलिए क्या जरूरत थी मनरेगा को रिप्लेस करने की। बट चलो, मैं इसमें ये कहूंगा कि अच्छी बात ही तो है। इनफैक्ट अगर जो है जो अच्छे कानून, जो अच्छे एक तरीके से चीजें थी इसके अंदर, यहाँ पे मनरेगा के अंदर, उनको जो है आपने ऐड ही किया है, ठीक है। चलिए फर्दर लास्ट में एंडिंग कहाँ से, एंडिंग एंड नोट क्या देते हैं ये, कि इन शॉर्ट देयर इज लिटिल सब्सटेंस जो सपोर्ट करे, है ना, कि इस एक्ट को। और ये दिखाता है कि सरकार जो है एक तरीके से वाहवाही लूट रही है इसके चलते, एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड वर्कर्स राइट्स आर ऑन द बैक सीट, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है देखिए, अब हमारे पास जो अगला हिंदू का लीड एडिटोरियल है आज का, दैट इज इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट क्लाइमेट गैप कुड बी लैंग्वेज। अब ये अगेन आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 जो आपका दोनों के साथ आपका ओवरलैप करता है। मेजरली जो पॉलिसी इंटरवेंशन है उसके अंदर जो भी रेक्टिफिकेशन है, इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। चलिए, सो फर्दर बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स क्विकली गेट टू दिस, नो योर ऑथर। देखो, जब भी कहीं भी किसी भी अखबार में कोई भी एडिटोरियल पढ़ो ना, तो पर्टिकुलरली ऑथर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना जरूरी होता है। हमें पता चलता है कि हाँ, ये किस प्रकार से जो है आर्टिकल बात करेगा। सो फ्लैविया लॉप्स जो है वो यूएनईपी, दोनों ही लोग जो हैं वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ये प्रोग्राम ऑफिसर हैं, और ये जो डॉक्टर बालाकृष्ण है ये हेड हैं। तो फ्लैविया होप्स के बारे में जो PulitzerCenter.org लिखता है कि जर्नलिस्ट हैं, रिसर्च कवर करती हैं क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पब्लिकेशंस इनके कहाँ कहाँ रहे हैं, गार्जियन में, मॉन्गबे इंडिया में, मॉर्निंग कंटेक्स्ट इंडिया स्पेंड, इंटरेस्टिंगली द वायर आर्टिकल 14 ऐसे इसमें, ठीक है। एंड सिमिलरली डॉक्टर पिसुपति जो है, बालाकृष्ण पिसुपति, इंटरनेशनल रिनाउंड है कंजर्वेशन में, अलग अलग एफर्ट्स रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के, एंड यूएनडीपी केन्या से भी एसोसिएटेड रहे हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं मैं इसके ऊपर डिस्कशन। अब देखिए ओपनिंग कैसे करते हैं ऑथर्स कि भाई एक बहुत सीरियस गैप है साइंस कम्युनिकेशन में। मतलब ये वाला आर्टिकल जो है मेजरली ये दिखाता है कि कहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजों में गैप्स है, यानी कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और हाँ वहाँ पे फर्दर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो ये आर्टिकल जो है काफी कह लो सोल्यूशन ओरिएंटेड भी दिखता है हमें, कि ये कुछ कुछ सोल्यूशन पोटेंशियल जो हो सकते हैं उनको भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करके देता है। चलो कमिंग बैक, सो क्या कहते हैं कि देखो लैंग्वेज जो है मतलब जार्गन ऐसे टाइप का लैंग्वेज, एक तरीके से ऐसे समझो कि ये कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और जब आप बात करते हो डिप्लोमेसी की, उसके अंदर जो भाषा यूज होती है, जो लैंग्वेज यूज होती है ना, वो आम आदमी को, कॉमन सिटीजन को समझ में आने वाली नहीं होती है, जिसके चलते क्या होता है कि उनके लिए समझना मुश्किल आता है ना। जिसके चलते क्या होता है कि आइदर साइंस ये कहते हैं इट इज पुअरली अंडरस्टूड और इट इज मिसअंडरस्टूड। ठीक है, ओके। फिर देखो आगे क्या कहते हैं ये, कि द मीनिंग ऑफ लॉस एंड डैमेज, कि हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं और जब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज में, जैसे यूनाइटेड नेशन की बात यहाँ पे की गई इनके द्वारा, कि कई फ्रेजेस जो हैं वो ऑफन रिपीट होते हैं, जैसे लॉस एंड डैमेज एक फ्रेज है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसे से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इट इज नॉट सिंपली डिप्लोमेटिक वोकैब। ये कहते हैं कि इसका मतलब होता है क्लाइमेट इम्पैक्ट, जो कम्युनिटीज जो है अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं इसके साथ, डिस्ट्रक्शन है उनके क्रॉप्स की, घरों की, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लैंड, ट्रेडिशन, इकोसिस्टम एंड क्वाइट इरोजन ऑफ देयर कल्चरल मेमोरी। ठीक है, सो इट इज मेंट टू कैप्चर व्हाट इज ब्रोकन एंड व्हाट कैन नेवर बी रिस्टोर्ड। तो ये कहते हैं कि उसमें ना समझने की थोड़ी जरूरत है कि आप इस जार्गनिस्टिक, इस टेक्निकल लैंग्वेज में फंस के अगर रहोगे तो साइंस जो है वो सही से समझी नहीं जा सकती। ठीक है, फर्दर ये क्या कहते हैं इसी के, जो मीनिंग ऑफ लॉस एंड डैमेज, मतलब ये जो रेटोरिकल या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है उसका इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको आगे फर्दर ऑथर्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कहते हैं कि देखो भारत में दिस लैंग्वेज शिफ्ट्स शार्पली एज इट मूव्स डाउनस्ट्रीम, कि जैसे हम हायरार्की में देखते हैं टॉप टू डाउन जैसे ये मूव करता है गवर्नमेंटल लेवल्स में, तो ये और ज्यादा शिफ्ट होता है। जैसे नुकसान आंकलन बन जाता है लॉस, है ना, डैमेज बन जाता है हानि पूर्ति। तो ये कहते हैं ब्रॉडर क्राइटेरिया, जैसे आपदा, आपदा राहत और आपदा प्रबंधन। अब इसमें क्या होता है कि पूरी समझ जो है वो निकल के नहीं आती, कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो है क्लाइमेट चेंज की वो कहीं ना कहीं इसमें खो जाती है। कैसे, फर्दर ये बताते हैं देखो, कि जब ग्लोबल एक्टर्स जो है बात करते हैं लॉस एंड डैमेज फाइनेंस की, तो इसमें देखो इंटरनेशनल फ्रेमिंग ऑल्सो इनकम्पासेस स्लो ऑनसेट इम्पैक्ट, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, एंसेस्ट्रल लैंड का डिसअपियरेंस, इरोजन ऑफ सोशल फैब्रिक, मतलब बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि उसमें ना ये अलग मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो ऑफन लोकली एज लिटिल मोर देन पोस्ट डिजास्टर रिलीफ, कि आप सिर्फ लोकली जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि पोस्ट डिजास्टर रिलीफ कितना प्रोवाइड करना है, वो उसका एक एस्पेक्ट है। इट इज वन एस्पेक्ट, इसमें और अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जो छूट जाते हैं। ठीक है, फर्दर दे से कि फुलर स्पेक्ट्रम जो है ऑफ इरिवर्सिबल क्लाइमेट लॉस कोलैप्सेस इनटू व्हाट कैन बी काउंटेड, जिसको जो है आप काउंट कर सकते हो, टेंजिबली कॉम्पनसेट कर सकते हो और उसको एक क्लोजर दे सकते हो। ठीक है, तो ये बोलते हैं ऑथर यहाँ पे दोनों दोनों लोग कि ये एक माइनर सेमांटिक प्रॉब्लम नहीं है। सेमांटिक का मतलब होता है जो मतलब लैंग्वेज से रिलेट कर रही हो। ठीक है, बट ये कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज अ गवर्नेंस गैप। ठीक है, ये इसी पर्टिकुलर चीज से मैं बोल भी रहा था कि ये आर्टिकल खुद भी कह रहा है कि हम GS2 के आपके गवर्नेंस वाले पोर्शन में, जहां पे वेलफेयर पॉलिसीज हैं और डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, उससे ओवरलैप करता है पॉलिटिकल गवर्नेंस वाले बात से। ऑलराइट, कमिंग बैक, तो ये कहते हैं कि जब क्लाइमेट लैंग्वेज जो है नैरो करती है, सो डज द पॉलिसी रिस्पॉन्स, कि देखो समझ, इनका बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये है कि लैंग्वेज में इस तरह से दिक्कत होने की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, उसकी वजह से जो पॉलिसी के लेवल पे उसका समाधान या रिस्पॉन्स आता है वो भी नैरो डाउन होता है ना। इवन द मोस्ट एम्बिशियस ग्लोबल कमिटमेंट्स रिस्क बिकमिंग एब्स्ट्रैक्शन, किस वजह से, इसी दिक्कत की वजह से। अच्छा, अब देखो फर्दर ये क्या कहते हैं इसी इसी बात के अंदर, कि भारत का जो क्लाइमेट साइंस है, मतलब यहाँ पे ये एक पॉजिटिव जो फैक्ट है या पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है उसको दर्शाते हैं भारत के संदर्भ में। ये कहते हैं कि देखो भारत का जो क्लाइमेट साइंस है ना, उसने रैपिडली एडवांस किया है अगर हम पिछले 10 साल के अंदर देखते हैं तो।
जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट प्रोजेक्शंस हैं, अर्बन फ्लड मॉडल्स हैं, क्रॉप यील्ड सिमुलेशंस हैं कि क्रॉप यील्ड पे कैसे फर्क पड़ेगा, एट्रीब्यूशन स्टडीज हैं जो केपेबल हैं ये ट्रेस करने की कि क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से स्पेसिफिक एक्सट्रीम इवेंट्स के साथ रिलेटेड है। मतलब कि जैसे अगर बारिश हुई तो इतनी भयंकर बारिश हो गई कि भाई बाढ़ ही आ गई, फ्लड्स ही आ गए, या अगर ड्राई स्पेल हुआ तो वो ड्राई स्पेल इतना ज्यादा हो गया कि वो ड्रॉट में कन्वर्ट हो गया, सूखा ही पड़ गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उस हिसाब से देखा जाए तो हमने अच्छा खासा एडवांस किया है पिछले 10 साल में। पर ये कहते हैं लैग कहाँ कर रहे हैं हम, इन इन्वेस्टमेंट टू मेक साइंस यूजेबल फॉर डिसीजन मेकर्स एंड कम्युनिटीज के, मतलब जो हमारे डिसीजन मेकिंग रोल में लोग बैठे हैं और जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनको वो चीज समझाने में, उनके लिए यूजेबल बनाने में। क्योंकि ये कहते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐसे अपने आप में कुछ काम की नहीं होती जब तक उसका यूज ना किया जा सके। सो द रिजल्ट इज अ पैराडॉक्स। अच्छा, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है एक तरीके से दो बातें जो आपस में क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, कि जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दूसरे को जो है। जैसे ये कहते हैं कि अब इन सब एडवांसेस के चलते हमारे पास बहुत सारा डेटा है, शायद इतना डेटा हमारे पास कभी नहीं था, लेकिन लेस क्लैरिटी ऑन वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। मतलब क्या हुआ, देखो सीधी बात है, अगर डेटा आपके पास ज्यादा है तो इस डेटा को सबसे अच्छे प्रोसेसिंग के बाद जो है यूज किया जाना चाहिए टू गेट बेटर क्लैरिटी। अग्री करोगे ना कि अच्छा तुम्हें पता होता है कि हाँ ठीक है यार, अब पेपर मेरा इतने इस महीने में इतने महीने रह गए हैं, डेटा के हिसाब से सारा कुछ तुम देखते हो, इतनी प्रिपरेशन मेरी है, इतने मैंने एमसीक्यूज कर लिए, इतने मैंने ट्यूटोरियल्स पढ़ लिए, है ना, और तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे कह रहा है उल्टा हो रहा है कि क्लैरिटी जो है उल्टा घट गई है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखो इसीलिए जो है कम्युनिकेशन जो है वो इज नॉट अ सॉफ्ट एड ऑन, कि सिर्फ ये एक सॉफ्ट एड ऑन नहीं है बट एक कोर इनेबलर है डिलीवरी का। कि कम्युनिकेशन भाषा, उसकी अंडरस्टैंडिंग और सभी जितने स्टेक होल्डर हैं सभी को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी आवश्यक है। ठीक है, फर्दर ये कहते हैं इसीलिए देखो साथ साथ क्या है कि रिस्क डैशबोर्ड जो है वो बड़े हैं कि कैसे कैसे बारिश होगी या बाढ़ आएगी या तेज हवाएं चल सकती हैं अक्रॉस स्टेट्स एंड सिटीज। ये टेक्निकली इंप्रेसिव है लेकिन ये अंडर यूज्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आम इंसान को जो है समझ में आए इसके लिए नहीं डिजाइंड है। एंड हाउ रियल डिसीजन आर मेड अंडर प्रेशर, उस चीज को ये एड्रेस नहीं करते। फर्दर ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, व्हेन इट इज क्लियर, व्हेन इट इज ट्रस्टेड एंड ग्राउंडेड इन एवरीडे रियलिटी, तो फिर जो इकोसिस्टम है वो पूरा शिफ्ट करता है। ठीक है, कैसे कि पॉलिसी जो है, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा ना एक तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे फिर क्या होता है, अगर ये सारा कुछ क्लियर होता है, ट्रस्टवर्दी होती है इंफॉर्मेशन और जो रियलिटी है उससे जुड़ी हुई होती है, तो पॉलिसी जो है वो बेटर बनती है, शार्प बनती है, क्लियर बनती है, फोकस बनती है। कम्युनिटी जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स करने के लिए जो है प्रिपेयर होती है, एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लो करती है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन दैट वर्क। ठीक है, जैसे इसी के लिए देखो ये एक केस स्टडी या एक एग्जांपल कोट करते हैं उड़ीसा के साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस मॉडल का, कि ये साइक्लोन, ये चक्रवात बोलते हैं शायद हिंदी में ना, साइक्लोन के प्रिपेयरनेस जो उड़ीसा ने शो करी है। ये कहते हैं कि इवैक्यूएशन सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम टेक्नोलॉजी अलोन, कि सिर्फ टेक्नोलॉजी तकनीक से नहीं आएगी, इट कम्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ बिल्डिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन क्रेडिबिलिटी ऑफ अलर्ट्स इशूड बाय द स्टेट। ठीक है, कि क्रेडिबिलिटी आपकी लंबे समय में विश्वास जो है डेवलप होएगा। फिर फर्दर कहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन जो है कैन सिमिलरली स्ट्रेंथन हीट प्रिपेयर्डनेस। जैसे यहाँ पे मतलब इन्होंने बोला कि जैसे यहाँ पे ये क्या किसके लिए था, ये साइक्लोन के लिए, उड़ीसा का केस जो एग्जांपल दिया। फर्दर ये कह रहे हैं कि इसी चीज को आप रेप्लिकेट कर सकते हो फ्लड के लिए, हीट प्रिपेयर्डनेस के लिए, एंड हेल्प गवर्नमेंट जस्टिफाई क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट बाय ट्रांसलेटिंग रिस्क इनटू एवरीडे कॉन्सिक्वेंसेस। एवरीडे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रोजमर्रा के जो लोगों के जिंदगी पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मान लो बहुत ज्यादा बारिश है या बहुत ज्यादा कह लो हीट वेव्स हैं, जिससे सरकार ऐसा बोलते हैं ना कि हीट स्ट्रोक का चांस है भाई, तो क्या स्कूल बंद करने पड़ेंगे, क्या पानी की शॉर्टफॉल होगी, हॉस्पिटल एडमिशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि लोग जो है उजाब दे विल बिकम प्रोन टू फॉलिंग इल, बीमार पड़ेंगे और उसके चलते जो है वो अस्पताल जाएंगे, एडमिट हो सकते हैं वहां पे। लेबर प्रोडक्टिविटी पे, क्रॉप लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इन सब के ऊपर आप जो हो बेटर कर सकते हो, जैसे वो उड़ीसा वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, फर्दर व्हाट क्लाइमेट कम्युनिकेशन मस्ट डिलीवर, मतलब अब ये थोड़ा पर्टिकुलरली और सॉल्यूशंस के ऊपर बात करता है कि देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कहते हैं ऑथर्स कहते हैं कि किससे शुरू होती है, बिगिंस विद यूज, कि उसकी यूजेबिलिटी कितनी है।
इट टर्न्स प्रोजेक्शंस इनटू डिसीजंस, कि अभी तक आप जो सिर्फ क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, अब आप उसके ऊपर मतलब उससे आगे बढ़ के आप क्या कर रहे हो, फैसले ले पा रहे हो। नॉट जस्ट हीट इंडेक्स राइज, पर इसका मतलब क्या होगा कि स्कूल के टाइमिंग क्या जल्दी कर दें, जल्दी बुला के उनको बच्चों को जल्दी छुट्टी कर दी कि ठीक है, इससे पहले दोपहर को स्कॉचिंग हीट, बिल्कुल ऐसे तमतमाती हुई गर्मी बढ़ हो गई, सूरज जो है बिल्कुल सिर के ऊपर है, उससे पहले ही आपने जो है उनको बुला के जल्दी छुट्टी कर दी, है ना। या आउटडोर वर्क, पब्लिक हेल्थ प्रिपेयरनेस। फिर दूसरा कहते हैं ये कि नॉट जस्ट फ्लड रिटर्न इंटरवल, कि अच्छा ठीक है बाढ़ आने का जो है लग रहा है, पर कैसे वो अफेक्ट करेगा कम्यूट रूट्स को, घरों की सेफ्टी को, सर्विस डिलीवरी को इन स्पेसिफिक नेबरहुड, है ना। एंड ये कहते हैं कि ये देखो इट विल वर्क बेस्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये जितने सारी चीजें अगर आप करने की कोशिश करोगे, इसके ऊपर एक अच्छी बात और हो जाएगी कि वो सबसे बेस्ट काम कब करेगा, अगर उसको को क्रिएट किया जाए। मतलब आप एक तरीके से मान के चलो कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी क्या करा जाए, बीच में शामिल किया जाए, कि सरकार नहीं या सरकार की एजेंसीज नहीं, सरकार की एजेंसीज, और साथ में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो ऑन ग्राउंड है, पंचायत लीडर्स, फार्मर्स, फिशर फोक, टीचर्स, लोकल जर्नलिस्ट एक्सेट्रा, है ना। जैसे इसमें ये बोल रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, या कह लो कि अगर शहरी इलाका है तो अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसपैलिटी, उसके लोग, है ना, जो जमीन पे जो उनके फील्ड पे वर्कर्स होते हैं। तो मतलब मोटी मोटी बात है कि ऑल स्टेक होल्डर्स मैटर इन मॉडर्न गवर्नेंस, कि सभी को आपको साथ लेके चलना जो है वो जरूरी होता है, स्टेट अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोलते हैं कि क्लाइमेट कम्युनिकेशन ये सारा कुछ डिलीवर करे तो अच्छी बात है। फर्दर क्या कह रहे हैं कि टर्निंग क्लाइमेट साइंस इनटू क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। ये देखो अच्छा फ्रेज है, मेंस के लिए आपके पास कुछ ऐसे फ्रेजेस होने चाहिए, इस फ्रेज को जो है मेक श्योर आप इसको नोट कर लेना कि क्या करो आप, अगर अच्छा कम्युनिकेट करते हो तो यू कैन टर्न क्लाइमेट साइंस इनटू क्लाइमेट एक्शन। सो इसके लिए क्या चाहिए, एक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क चाहिए जो फोरकास्टिंग सिस्टम्स एंड पॉलिसी मैकेनिज्म्स के बारे में बात करता है ना, जैसे एज इंटेंशनल एज इट्स फोरकास्टिंग सिस्टम एंड पॉलिसी मैकेनिज्म। पर इसमें जरूरत क्या है कि भाई सिंपल हो, सिंप्लीफाई करो उस इंफॉर्मेशन को, लोकलाइज करे रियल कंटेक्स्ट के लिए और लैंग्वेज के लिए, और ह्यूमनाइज करे साइंस को थ्रू लिव्ड रियलिटीज, ठीक है। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज कि किसी को के कन्नड़ वालों के लिए कन्नड़ में भी हो, है ना, तमिल में हो, लोकल लैंग्वेजेस लोकल डायलेक्ट्स में वैसी वार्निंग है। जैसे आपने देखा हो ना, एसएमएस आते हैं इंग्लिश में आते हैं जनरली, जनरली तो इंग्लिश में आते हैं, मैंने, है ना। जैसे कि आता है कि भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स यू कैन एक्सपेक्ट हेवी रेन एंड लाइटनिंग, ऐसे करके, राइट। तो ये उसी बारे में बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और इसमें स्ट्रेंथन किया जाए मीडिया पार्टनरशिप्स को, ताकि जो नैरेटिव्स हैं वो समझ आए लोगों को अच्छे से, उन पे वो भरोसा करें और उस पर वो उस हिसाब से जल्दी एक्ट करके जान माल का नुकसान जो है वो बता पाए। और फर्दर लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि देखो अगर कम्युनिकेशन फेल करता है तो साइंस जो है वो सिर्फ रिपोर्ट्स में रह जाती है। कैसे, ठीक है, एक रिपोर्ट आई कि यार ये चक्रवात आया था, ये साइक्लोन आया था, इतना जो है जानमाल का नुकसान हुआ, इतने पैसे खर्च हुए, पर पॉलिसी जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती प्रैक्टिस में, और प्रिपेयर्डनेस जो है वो अनइवन रहती है। एंड व्हेन इट सक्सीड्स, रेजिलियंस जो है इट बिकम्स शेयर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी। गॉट द पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। मतलब ये इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने बताया कि पॉसिबल ऐसे हमारे पास क्या आगे के रास्ते हो सकते हैं, ये पॉसिबल हमारे पास सोल्यूशन जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट वाला पार्ट है उसके हिसाब से आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो आज का सेशन जो है यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड मिलेंगे ऐसे ही कल एक और संपादकीय में एडिटोरियल डिस्कशन में। तब तक प्लीज सब्सक्राइब रुद्रनॉमिक्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, and like and share the video. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, bye bye and take care.